साथियों, वैकेंसी तो आप लोगों की थोड़ी सी लेट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को अगर याद होगा तो जब एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था तो वो अक्टूबर के अंदर बोला था कि हम लोग अक्टूबर के अंदर एसएससी जीडी की वैकेंसी देंगे। बट एसएससी वगैरह के प्रोटेस्ट वगैरह हुए, कुछ एग्जाम इधर उधर लेट सेट हो गए, ठीक है ना। और फिर उनने कैलेंडर को रिवाइज करके नवंबर में बोला कि हम लोग नवंबर में इस वैकेंसी को दे देंगे। तो अभी तक तो वैकेंसी देखने के लिए मिली नहीं है। आज 1 दिसंबर की तारीख हो गई, आज तक तो कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया नहीं है। तो अब इतना मान लीजिए। दूसरी बात मैं बताऊं कि अभी 10 एक दिन में आप लोगों के दिल्ली पुलिस के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। और दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम है वो आप लोगों के चलने वाले हैं मिड जनवरी तक। उसके बाद में आप लोग को पता है एसएससी एमटीएस का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो एसएससी एमटीएस का जैसी दिल्ली पुलिस का एग्जाम फिनिश होगा जनवरी के मिड में, 2 4 6 दिन का ब्रेक लेके जस्ट बाद कौन सा एसएससी एमटीएस का एग्जाम भी करवाना है। तो मैं एग्जाम की बात बोलूं तो देखो, एग्जाम तो आप लोगों का एसएससी एमटीएस बड़ा एग्जाम होता है, बहुत सारे फॉर्म फिल होते हैं, तो वहां भी 2 महीने का टाइम वहां पे लग रहा है। मिड जनवरी में इनने स्टार्ट करा भी लिया तो 2 महीने लगा लो, मिड फरवरी मिड मार्च, ठीक है ना। तो आप लोगों का एग्जाम जो होगा एसएससी जीडी का मिड मार्च में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों का एग्जाम पहुंचने वाला है। रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी हो सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में या 10 दिसंबर तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर 3 4 क्वेश्चंस के हम लोग जवाब ढूंढेंगे। एक, कि कौन कौन बच्चे एसएससी जीडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, फिजिकल पे किस तरीके से होता है, और जो आप लोगों की 8 9 पोस्ट होती हैं, ठीक है ना, 8 बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, असम राइफल हो गया, इन 8 9 पोस्ट पे जो बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं उन लोगों को क्या काम करना पड़ता है, कितनी सैलरी उन लोगों को मिलती है, मतलब एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किसी भी बच्चे के दिमाग में उठ सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले ये जो बात थी मैंने आपको बताई दी कि भैया वैकेंसी अभी आप लोग एक हफ्ता कम से कम मान लीजिए, अभी वैकेंसी का कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा है। दूसरी बात देख लेते हैं कि कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी से हो जिसने 10वीं पास कर रखी है वो इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकता है। 10वीं पास होने चाहिए। आप लोग जनरल से हैं तो आप लोगों की एज 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आप लोग ईडब्ल्यूएस में फॉर्म डाल लें तब भी आप लोगों की 18 से 23 वर्ष एज होनी चाहिए। अगर आप लोग ओबीसी से हैं तो आप लोगों की एज 18 से 26 होनी चाहिए। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी एज 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों से 100 रुपए वहां पे चार्ज किया जाएगा जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट से। एससी और एसटी कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हो उनसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा फॉर्म फिल करते समय पे। बात आएगी कि इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होगा, तो देखिए इसके एग्जाम के अंदर 80 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं 4 सब्जेक्ट से। आपका वहां पे मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों से रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों से जो जीके है वहां से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों का जो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो भी लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट करेंगे उसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल मिला के आप लोगों से जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80। और आप लोगों का जो टोटल नंबर रहेंगे वो कितने रहेंगे, 160 नंबर रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। बात आएगी नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब कि अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन गलत किया है तो 0.25 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन का 0.25 नंबर जो है वो कट जाएगा गलत क्वेश्चन पे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, पेपर रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। और इन 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा और जो एग्जाम होगा वो आप लोगों का ऑनलाइन मोड में रहेगा। ये बात हो गई आप लोगों की कि भैया रिटन एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। अब बात आती है पीईटी और पीएचटी किस तरीके से होंगे। तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पीएचटी की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, या आप लोग फिजिकल मेजरमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो भैया जो बच्चे जनरल से हैं, ओबीसी से हैं और एससी से हैं, ठीक है ना, मेल कैंडिडेट, ठीक है ना, उनकी जो मिनिमम हाइट है कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उनका जो चेस्ट है मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन उनको चाहिए ही चाहिए। बाकी भैया जो जनरल ओबीसी और एससी से फीमेल हैं उनकी जो हाइट है वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर है। अब बात आती है एसटी के जो मेल कैंडिडेट है उनका जो मिनिमम हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और 76 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना ही होना चाहिए। एसटी के जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है 147.5
सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। जो लड़कियां होती हैं उन पर वेट का क्राइटेरिया लागू होता है कि लड़की का वेट कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं फिजिकल एग्जाम की बात करता हूं तो भैया आप लोगों से रेस करवाई जाएगी और आप लोगों को एक चांस दिया जाएगा। तो जो मेल कैंडिडेट है उनसे 5 किलोमीटर की रेस करवाई जाएगी और जो समय दिया जाएगा वो 24 मिनट का समय आप लोगों को यहां पे दिया जाएगा। जो फीमेल कैंडिडेट है उनसे 1.6 किलोमीटर की रेस करवाई जाएगी और उनको 8.5 मिनट का जो समय है यहां पे दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जो लद्दाख रीजन से फॉर्म फिल कर रहे हैं उनमें मेल कैंडिडेट से 1.6 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी और 7 मिनट का समय उन लोगों को दिया जाएगा। ऐसी फीमेल कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन से आती हैं उनसे 800 मीटर की रेस लगवाई जाएगी और 5 मिनट का समय उन लोगों को दिया जाएगा। ये रहेगा आप लोगों का फिजिकल का जो एग्जाम रहने वाला है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जो पीईटी बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। लास्ट ईयर की कट ऑफ पे मैं बाद में बात करूंगा, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कि भैया सीमा सुरक्षा बल में जो कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, उन लोगों को क्या काम करने पड़ेंगे, किस तरीके से उनकी सैलरी रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीएसएफ, ठीक है ना, बीएसएफ। भैया आप लोग का जैसे जो भी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जैसे भारत पाकिस्तान की है, ठीक है ना, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वहां पे बीएसएफ के जवानों की क्या की जाती है, वहां पे पोस्टिंग की जाती है, ठीक है ना। मैंने बताया सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर हो गया, पश्चिम बंगाल, वहां बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, ठीक है ना, और गुजरात, असम, यहां पे जो है जहां जहां पाकिस्तान की और इंडिया की बाउंड्री लगती है और जहां जहां बांग्लादेश और इंडिया की बाउंड्री लगती है, ठीक है ना, वहां वहां बीएसएफ के लोगों की पोस्टिंग की जाती है, ठीक है। छुट्टियों की बात करोगे तो भैया 60 से 75 दिन की छुट्टियां आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है ना। 30 दिन की वार्षिक अवकाश तो है ही आप लोगों का, 15 दिन की सामान्य छुट्टी और कुछ विशेष छुट्टियां आप लोगों को मिल जाती हैं। सैलरी आप लोग देखेंगे 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक आप लोगों को मिल जाती है। बाकी डिपेंड करता है आप लोगों की पोस्टिंग कहां पे है, आप लोगों को एचआरए, टीए, डीए जो भी चीजें हैं, भत्ते, ग्रेड पे वगैरह सब मिला के लगभग 59,100 तक आप लोगों का मैक्सिमम पहुंच जाता है। ये रहता है बीएसएफ वाले जवानों के लिए। उसके बाद में है आप लोगों का सीआरपीएफ, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको आप लोग बोलते हैं। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस करेंगे तो आप लोग किस पोस्ट को अपना प्रेफरेंस करने वाले हो, कि सीआरपीएफ चाहिए आपको, सीआईएसएफ चाहिए, एसएसबी चाहिए, बीएसएफ चाहिए, असम राइफल चाहिए, जो भी है आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मैं आप सीआरपीएफ की बात यहां पे करूं तो भैया यहां पे सीआरपीएफ का जो काम होता है वो होता है आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों का, ठीक है ना। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि जहां नक्सली क्षेत्र होते हैं वहां पे इनकी पोस्टिंग की जाती है, ठीक है ना। आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियान, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, इस तरीके के, जैसे दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, तो वहां पे उस तरीके से इनकी पोस्टिंग की जाती है। दूसरा वीआईपी की जो सुरक्षा होती है वहां पे सीआरपीएफ के जवान जो है वहां पे लगाए जाते हैं। मेनली जो इनकी पोस्टिंग रहती है वो कहां पे रहती है, जम्मू कश्मीर के जो अंदरूनी इलाके होते हैं वहां पे सीआरपीएफ की पोस्टिंग रहती है। नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वहां पे सीआरपीएफ की पोस्टिंग रहती है और आंतरिक सुरक्षा के संवेदनशील जो क्षेत्र रहते हैं वहां पे सीआरपीएफ के जवानों की जो है वो पोस्टिंग की जाती है। छुट्टियां लगभग वही 60 से 75 दिन की मिलती हैं। 30 दिन की जो छुट्टी है वो तो वार्षिक रहती है, 15 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिल जाती है और कुछ स्पेशल छुट्टियां वगैरह होती है, तो लगभग 75 दिन की छुट्टी आप लोगों को पूरे साल के अंदर मिल जाती है। सैलरी लगभग वही है 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक, ठीक है ना। बाकी आप लोगों का किस जिले में, किस शहर में, कहां पे किस तरीके से पोस्टिंग हुई है, उस चीजों पे ये उन चीजों पे ये सैलरी जो है वो डिपेंड करती है। उसके बाद आप देखें सीआरपीएफ, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, सीआरपीएफ दो जगह आ गया, सीआईएसएफ होना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। तीसरी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगली जो पोस्ट है वो कौन सी है, एसएसबी, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल। यहाँ पे क्या रहता है कि भैया भारत और नेपाल का और भारत और भूटान पे, ठीक है ना, भारत की जो नेपाल से सीमा लगती है, भारत और भूटान की जहां सीमा लगती है वहां एसएसबी के जवानों की वहां पे पोस्टिंग की जाती है। और आजकल एसएसबी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो जो पश्चिम बंगाल के या बोले नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट हैं वो एसएसबी को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है। चलिए, इनका ड्यूटी का स्थान कहां रहता है, नेपाल और भूटान की सीमा से जो सटे हुए सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे इन लोगों की पोस्टिंग की जाती है। छुट्टियां वही 60 से 75 दिन की लगभग आप लोगों को भी मिलती हैं और सैलरी भी लगभग 21,700 से लेकर 69,700 रुपए तक, 100 रुपए तक आप लोगों की सैलरी बन जाती है।
बात करते हैं आईटीबीपी वाले कैंडिडेट की, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है ना, भारत चीन सीमा की सुरक्षा, ठीक है ना, मतलब भारत और चाइना का जो बॉर्डर लगता है वहां पे आईटीबीपी के जवानों की जो है वहां पे पोस्टिंग की जाती है। अब भारत और चाइना का बॉर्डर तो कई सारे प्रदेश के अंदर लगता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, लद्दाख हो गया, तो हर एक क्षेत्र में आईटीबीपी के जवानों की पोस्टिंग की जाती है, ठीक है ना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जहां जहां चाइना और हिंदुस्तान का बॉर्डर लगेगा वहां वहां आईटीबीपी के जवानों की पोस्टिंग की जाती है। सैलरी और छुट्टियां लगभग हर एक पोस्ट के अंदर सेम ही रहती हैं, कुछ जगह पे थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है कि आप लोगों की पोस्टिंग कहां पर की गई है। अगला आता है असम राइफल, ठीक है ना, तो पूर्वोत्तर भारत में सीमा की निगरानी, कानून व्यवस्था बनाए रखना और आतंकवादी विरोध अभियान चलाना, यह काम होता है आप लोगों का जो असम राइफल के कैंडिडेट होते हैं। इनकी जो पोस्टिंग होती है वो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है उनमें ज्यादा होती है, ठीक है ना, जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके अंदर ज्यादातर पोस्टिंग आप लोगों को इनकी रहेगी। छुट्टियां वही 60 से 75 दिन की असम राइफल वाले कैंडिडेट को भी मिलती हैं और सैलरी भी वही 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक का बेसिक पे रहता है इन लोगों का। उसके बाद देखते हैं एसएसएफ, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, सरकार के महत्वपूर्ण भवनों और सचिवालयों की सुरक्षा करना। जैसे आप लोग कभी दिल्ली जाएंगे तो वहां देखेंगे जितने भी साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक की जितनी बिल्डिंग है, आप लोगों का जो संसद भवन है, इंडिया गेट है, वहां जो सुरक्षा के लिए जवान लगाए जाते हैं वो किसके होते हैं, एसएसएफ के होते हैं, ठीक है ना। मेनली इनकी जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में होती है और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी भवनों में यहाँ पे इनकी पोस्टिंग की जाती है, ठीक है। अवकाश वही 60 से 75 दिन का ही रहता है। सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक इनकी भी सैलरी रहती ही रहती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एनसीबी, ठीक है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध व्यापार को रोकना, ठीक है ना, एनसीबी में इनकी पोस्टिंग की जाती है। ड्यूटी का स्थान जो रहता है इनका पूरे देश के अंदर कहीं भी जो मेजर सिटी है वहां पे इनकी पोस्टिंग हो सकती है, किसी भी स्टेट के अंदर इनकी पोस्टिंग हो सकती है, ये चीज ध्यान रखना। जहां जिन क्षेत्रों में तस्करी ज्यादा की जाती है, ठीक है ना, जिन क्षेत्रों से तस्करी होने की संभावना अधिक रहती है वहां इन लोगों की पोस्टिंग की जाती है। छुट्टी और सैलरी जो है वो लगभग सेम ही रहती है इन लोगों की भी। अगला आता है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है ना, आतंकवादी विरोधी गतिविधियों की जांच और संचालन करना, ठीक है। जैसे अभी दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुए थे, अभी 10-12 दिन पहले हुए थे, तो सीधा सीधा वहां पे एनआईए के जो जवान थे वो सारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। देश के किसी भी हिस्से में विशेष रूप से आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में इनकी पोस्टिंग की जाती है। छुट्टियां 60 से 75 दिन वही हैं। सैलरी आप लोग देखोगे 21,000 से लेकर 69,000 रुपए तक की सैलरी इन लोगों की भी यहाँ पे बन जाती है। अब इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा कि एग्जाम विधि पर एसएससी जीडी 2026 को टारगेट करते हुए फौजी बैच लॉन्च किया है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। इस बैच के अंदर आप लोगों को हर सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड क्लास तो प्रोवाइड होंगी ही होंगी। लाइव क्लास की पीडीएफ के साथ डीपीपी भी प्रोवाइड की जाएगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। इसके अंदर वह क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो क्वेश्चन एसएससी जीडी के पिछले वर्षों के एग्जाम में आए हैं। उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप लोगों को डाउट क्लास प्रोवाइड की जाएगी। रिवीजन क्लास मंथली और वीकली तौर पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाई ही जाएगी। आप लोगों को नोट्स हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट की ईबुक आप लोगों को प्रोवाइड होगी, हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे। जो टेस्ट सीरीज है वो क्यूज के फॉर्मेट में सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाने वाली है। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करो, एसएससी जीडी का फौजी बैच 2026 को टारगेट करते हुए ज्वाइन करो केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। और दूसरी बात भैया, मैं आप लोगों को इतना बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर एक वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और इस वीडियो को भी लाइक कर लेना अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो। मैं मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।